नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बेहतरीन होंगे और बेहतर तरीके से कार्य कर भी रहे होंगे। बेटा मेरी ऑडियो और वीडियो बहुत हाल क्लियर। ठीक है बेटा, तो हम लोग बेटा शुरू कर रहे हैं प्रस्तावना। और प्रस्तावना का जो बेटा मूलभूत हमारा बेटा रहने वाला है, उसको बेटा आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि प्रेम्बल पर। नमस्कार बच्चों, सभी को नमस्कार। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग। प्रस्तावना, प्रेम्बल, संविधान की प्रस्तावना। इस टॉपिक को बेटा हम बहुत डिटेल से बेटा आज करने वाले हैं, और इसके बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि जो बेटा मूलभूत अवधारणाएं हैं, उन सब को बेटा आज हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेके बेटा आज हम इसको करने वाले हैं। यानी कि कोई भी बेटा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आज हम छोड़ने वाले हैं। हम हर एक कॉन्सेप्ट को बेटा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और बहुत डिटेल से बेटा इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। अब ठीक है बेटा, आवाज मेरी ना? ओके, चलिए। तो बेटा आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बेटा टॉपिक आपका प्रस्तावना। इसको बेटा उद्देशिका या प्रेम्बल, कई नाम से बेटा इसको जाना जाता है। कि हम इसको बेटा कई नाम से उद्देशिका भी कह सकते हैं, प्रस्तावना भी कह सकते हैं, और प्रेम्बल भी बेटा इसको बोल देते हैं। क्या होती है बेटा प्रस्तावना? देखिए, जब भी कोई भी राइटर, कोई भी लेखक अपनी किताब लिखता है बेटा, वो अपनी किताब को लिखने के बाद सबसे अंत में एक पेज लिखता है। लिखता सबसे अंत में है और जोड़ता बेटा सबसे स्टार्टिंग में है। सबसे स्टार्टिंग बेटा उसको जोड़ेगा, और जब बेटा उसको जोड़ेगा तो उसके अंदर क्या करेगा, वो उस पूरी किताब के बारे में संक्षिप्त विवरण देगा। उस पुस्तक के बारे में संक्षिप्त बेटा क्या देगा, विवरण देगा कि मैंने ये किताब क्यों लिखी, किस कारण से लिखी, किस मकसद से लिखी। बेटा आवाज नहीं आ रहा? बेटा अब तो आवाज क्लियर होनी चाहिए, आवाज अब तो बेटा सही आनी चाहिए। एक मिनट चेक करता हूँ बेटा। तो बेटा किताब क्यों लिखी गई, किस कारण से बेटा लिखी गई, उन सब बातों के बारे में बेटा क्या करता है, चर्चा करता है, डिस्कशन करता है। बेटा मैं वही आवाज चेक कर रहा हूँ। बेटा आवाज तो ठीक आ रही है। बेटा आवाज तो ठीक आ रही है। आप देखिए बेटा, आपके फोन में तो बेटा इशू नहीं हो रहा है। आप लोग बेटा जिस फोन से कर रहे हैं, जिससे बेटा कर रहे हैं, उससे तो बेटा इशू नहीं हो रहा है। बेटा एक बार सब लोग, हम्म, बेटा मेरी ओर से बेटा क्लियरिटी है, आपकी ओर से बेटा देखिएगा, एक बार चेक कीजिएगा।
चलिए, अच्छा। चलिए बेटा, अब देखते हैं, अब बताइएगा कैसी आवाज़ बेटा आ रही है। मैं थोड़ा बेटा अपनी खुद की आवाज़ बढ़ा देता हूँ, ठीक है? अब देखिए बेटा, आवाज़ आपको ठीक आ रही होगी। चलिए बेटा शुरू करते हैं। बेटा बढ़ा दी मैंने बेटा पूरी, जितनी मेरे से बढ़ा सकता था। अब बेटा मुझे अपनी बोरी, अपने गले की बेटा आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी। चलिए, अब बेटा चलिए, अब शुरू करते हैं। अब बेटा आपको ठीक आएगी आवाज़। एक बार कोशिश कीजिए बेटा, मेरे साथ शुरू कीजिएगा। तो बेटा मैंने कहा कि प्रस्तावना। तो बेटा जब हम प्रेम्बल की बेटा बात करते हैं, प्रस्तावना की जब बेटा हम बात करते हैं, तो बेटा प्रस्तावना जो है बेटा वो सबसे अंत में लिखी गई और सबसे बेटा प्रारंभ में जोड़ी गई। हालांकि हम देखें कि जब बेटा प्रेम्बल की हम बात करते हैं, प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं, तो जो बेटा प्रेम्बल है, वो प्रेम्बल जो नेहरू जी के द्वारा बेटा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, यानी जो ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन बेटा रखा गया था। तो जब बेटा ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन बेटा जो रखा गया था, तो ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन पूरे संविधान को बनाने के लिए, कि हम जो संविधान बनाएंगे, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इन आधारों पर या इन बातों को ध्यान में रख के संविधान को बनाएंगे। तो जो बेटा उद्देश्य प्रस्ताव था, जिनके आधारों पर संविधान बना, लगभग मानकर चलिए कि उस उद्देश्य प्रस्ताव की बातों को ही प्रस्तावना में शामिल किया गया। यानी कि जिन आधारों पर संविधान बना और जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो 11वां अधिवेशन जो अंतिम अधिवेशन था संविधान सभा का, तो उसमें उसके अंदर बेटा क्या था, आपका प्रस्तावना को लिखा गया। प्रस्तावना में उसी उद्देश्य प्रस्ताव की बात को लगभग बेटा क्या किया गया, शामिल किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रारंभ में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था संविधान के निर्माण करने के लिए, उन्हीं बातों को अगर हम देखें तो मॉडिफाई करके या विस्तार से प्रस्तावना के अंदर रखा गया है। क्या प्रस्तावना? जैसे मैंने कहा कि कोई भी लेखक हो, कोई भी हो बेटा, वो क्या करता है, वो क्या करता है बेटा, सबसे बेटा जब कोई भी किताब लिखता है, कोई भी राइटर बेटा जब कोई किताब लिखता है, तो किताब लिखने के बाद सबसे अंत में सबसे लास्ट में वो बेटा क्या करता है, एक पेज को लिखता है, लेकिन जोड़ता प्रारंभ में है, जिसके अंदर बेटा उस किताब के बारे में पूरी समरी, उस पुस्तक के बारे में बेटा पूरी समरी बेटा देने का प्रयास करता है कि किताब मैंने क्यों लिखी, किस मकसद से लिखी, किस मोटिव से लिखी, इसका मकसद क्या था, किस उद्देश्य को ये पूर्ति करती है, किस ऑब्जेक्टिव को ये पूरी करती है। इसको बेटा पूरा करने के लिए आपका बेटा प्रस्तावना, यानी कि आपका पूरा बेटा किताब के अंदर क्या करती है, लिखती है, लिखता है, यानी कि पूरी किताब के अंदर। ठीक है बेटा, पूरा किताब का बेटा जो व्यवस्था करता है, उसका बेटा मकसद ये होता है कि पूरी किताब, कि मैंने किताब क्यों लिखी, किस मकसद से लिखी, क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा लिखने का, ये किसके लिए उपयोगी है, तमाम तरह की बातें बेटा चर्चा करता है। तो सेम यही बात बेटा प्रस्तावना के लिए भी है, कि जो प्रस्तावना बेटा भारत के संविधान को लिखा गया, भारत के संविधान की लिखी गई, और लगभग आप मान के चलिए दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी देश हैं, उन देशों के बेटा अपने अपने क्या संविधान है, और मोस्टली संविधानों की बेटा क्या है, प्रस्तावना है। जब बेटा हम प्रस्तावना की बेटा बात करते हैं, तो प्रस्तावना बेटा देखिए, मान लीजिए कि पूरे संविधान का, यानी कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा जो बेटा आपका संविधान है, उसका बेटा क्या है, सार, संविधान का सार, यानी कि समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल क्या है, व्हाट इज द प्रेम्बल? प्रेम्बल क्या हुआ? प्रेम्बल यानी कि संविधान का सार है, संविधान की कुंजी है, संविधान का संक्षिप्त रूप है, संविधान का मूल आधार है। दैट इज द प्रेम्बल, दैट इज द प्रस्तावना। ये प्रस्तावना है, यानी कि ये आपका प्रेम्बल है। तो संविधान का मूल, संविधान का आधार, संविधान का बेस, वो बेटा आपके क्या है, प्रस्तावना है, आपका बेटा क्या है, प्रेम्बल है। जब बेटा हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, यानी कि प्रस्तावना का जब बेटा हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं,
यानी कि जब हम बेटा प्रेम्बल की बात करें तो जो संविधान में दी गई बेटा आपकी प्रेम्बल है, उसका जब बेटा आप लोग अध्ययन करेंगे, जब आप उसको बेटा स्टडी करेंगे, यानी कि जो हमारे भारत का संविधान है, संविधान में दी गई जो बेटा प्रस्तावना है, इसको बेटा एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, बस मेरा सुन लीजिए, बाकी बेटा हम इसको आगे चर्चा करेंगे पूरी, एक एक वर्ड को, एक एक टर्मिनोलॉजी को बेटा हम चर्चा करेंगे। जब बेटा हम प्रस्तावना का पूरा बेटा स्टडी करेंगे इस संविधान के अंदर, तो प्रस्तावना को बेटा पढ़ने के बाद आपके सामने बेटा कुछ बातें निकल कर आएंगी, कुछ संक्षिप्त रूप बेटा निकल कर आएंगे, यानी कि जब हम प्रस्तावना का बेटा अध्ययन करते हैं, जब हम प्रस्तावना को बेटा स्टडी करते हैं, तो प्रस्तावना बेटा क्या कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवती सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। यानी कि जब बेटा हमने पूरा प्रेम्बल को बेटा पढ़ा, पूरी प्रस्तावना को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो पूरी बेटा प्रस्तावना के अध्ययन करने के बाद हमारे सामने बेटा कुछ बातें निकल कर आती है, यानी कि कुछ चीजें बेटा आपको निकल कर आती हैं। यानी कि जब हमने प्रस्तावना का बेटा अध्ययन किया, यानी कि जब हमने प्रेम्बल को बेटा स्टडी किया, चलिए प्रस्तावना, जब बेटा हम लोग प्रस्तावना को अध्ययन करते हैं, प्रेम्बल को जब बेटा हम स्टडी करते हैं, तो हमारे सामने बेटा चार बातें निकल कर आती हैं। बेटा मेरा सुझाव आप लोगों के लिए रहेगा कि पेपर पेन निकाल लीजिए, हाथों आप बेटा मेरे साथ नोट करते चलिएगा, एक एक शब्दावली, एक एक अवधारणा को बेटा बहुत डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा पढ़ाऊंगा कि लाइफ में कभी बेटा आपको पॉलिटी को लेकर इशू आने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी। जैसे मैंने कहा कि प्रेम्बल इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर बेटा आपको प्रेम्बल समझ में आ जाती है, तो बेटा पूरा संविधान आपको समझ में आ जाएगा। और बेटा पूरा संविधान अगर आपको समझ में आ जाएगा, तो बेटा जान लीजिए आपको बेटा पूरी पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर बेटा आप प्रेम्बल को अच्छे से समझ लेते हैं, तो बेटा पॉलिटी आपके लिए जस्ट लाइक ए गेम हो जाएगी, आप बेटा इजीली उसको समझ लेंगे। तो प्लीज मैं कहूंगा पेपर पेन निकाल लीजिए और बेटा मेरे साथ शुरू कर दीजिए। चलिए, तो बेटा मैंने कहा जब हम प्रेम्बल को बेटा अध्ययन करते हैं, जब हम प्रेम्बल को बेटा पढ़ते हैं, तो प्रेम्बल को बेटा पढ़ने के बाद हमारे सामने चार बातें निकल कर आती हैं। पहला, सत्ता का स्रोत कौन है, कि हु इज द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी इन इंडिया, यानी कि सत्ता का स्रोत कौन है, यानी कि सत्ता किसके पास में है, सत्ता का स्रोत कौन है। दूसरा निकल कर आती है कि शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप मतलब शासन व्यवस्था कैसी है, ये बात बेटा निकल कर आती है। तीसरा निकल कर आता है कि राज्य का उद्देश्य, कि जो बेटा भारत राज्य है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, यानी कि जो बेटा हमारा भारत राज्य है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। और अंत में बेटा बात निकल कर आती है आपकी तिथि, यानी कि आपका तारीख। ये बेटा चार तत्व बेटा आपके निकल कर आते हैं। पहला, सत्ता का स्रोत कौन है। दूसरा बेटा आपका शासन का स्वरूप क्या है। तीसरा बेटा राज्य का उद्देश्य क्या है। और चौथा बेटा आपकी तारीख यानी कि तिथि क्या है। ये चार बातें बेटा आपके सामने निकल कर आती हैं। अगर बेटा हम पहला तत्व देखें, तो जो पहला तत्व है वो बेटा पहला तत्व ये कह रहा है कि सत्ता का जो स्रोत है, यानी कि जो सत्ता का स्रोत है वो कौन है,
उसके बारे में बेटा वो बोल रहा है, सत्ता का स्रोत। तो यहाँ बेटा आप देखेंगे सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्रोत है बेटा आपका जनता। आप कहेंगे सर ये बात आप कैसे कह रहे हैं? बेटा अभी हमने बात करी सत्ता के स्रोत के बारे में। हम भारत के लोग, पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। और अंतिम लाइन है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं। यानी कि हम भारत के लोग, जनता बेटा कह रही है। तो प्रस्तावना की प्रथम और अंतिम पंक्ति प्रथम पंक्ति, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। और अंतिम पंक्ति बेटा, अंतिम पंक्ति, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित। ये बेटा तीन बातें। यानी कि हम भारत के लोग, भारत की जनता जो है वो सर्वोच्च है। सत्ता का स्रोत कहाँ है? जनता में है। क्यों? क्योंकि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत का मतलब अपने अंग के रूप में, अपने हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं। कौन कर रहा है? भारत की जनता बेटा कर रही है। फिर अगला बेटा आपका क्या है? अधिनियमित। अधिनियमित का बेटा मतलब होता है वाद विवाद के बाद पारित करना। मतलब किसी भी विषय को, किसी भी बात को बेटा क्या है? आफ्टर द डिस्कशन बेटा क्या करना? पारित करना। और मैं पूछता हूं आप लोगों से, बेटा किसी भी विषय को, किसी भी बात को, या किसी भी बेटा पॉइंट को, अगर कोई, जैसे मान लीजिए किसी बिल को पारित करना है, किसी प्रस्ताव को पारित करना है, किसी विचार को पारित करना है, किसी अवधारणा को पारित करना है, कौन पारित करेगा? पारित करना यानी कि पास करना। पारित भाई वही तो करता है जिसके पास अथॉरिटी होती है, यानी कि जिसके पास में सत्ता होती है। तो हम भारत के लोग इस संविधान को बेटा क्या कर रहे हैं? पारित कर रहे हैं, यानी कि आपका अधिनियमित कर रहे हैं। इसका बेटा मतलब सिंपल सा है कि भारत के लोगों के पास में अथॉरिटी है, यानी कि सत्ता है किसके पास में? भारत के लोगों के पास में। अगला बेटा शब्द है आपका अधिनियमित, और उसके बाद फिर आपका आत्माप्रित, यानी कि अपनी आत्मा पर स्थान भी देते हैं। अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्माप्रित करते हैं। आत्माप्रित का मतलब है अपनी आत्मा पर, अपने हृदय पे स्थान देना। यानी कि हम लोग, भारत की जो जनता है वो संविधान को बेटा क्या करती है? अपने हृदय पर, अपनी आत्मा पर स्थान देती है। तो सिंपल सी बात क्या है? भारत में सत्ता का स्रोत कौन है? जनता है, जो पहली और अंतिम पंक्ति से स्पष्ट होता है। पहली पंक्ति हम भारत के लोग, और अंतिम पंक्ति अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा प्रीत करते हैं। अगला बेटा, शासन का स्वरूप। अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई शासन का स्वरूप क्या है, ये बेटा क्वेश्चन कई बार बेटा प्री में आ चुका है। ये क्वेश्चन भी बेटा प्री में आ चुका है आईएएस के, कि भारत में सत्ता का स्रोत कौन है? जनता है। कैसे स्पष्ट हुआ? प्रेम्बल की फर्स्ट और लास्ट लाइन से क्लियर हुआ। अब बेटा शासन का स्वरूप, यानी कि भारत में जो शासन का स्वरूप है वो कैसा है, इसके लिए बेटा मैंने कोड बनाया है। कोड है सपस्पलग। कोड क्या है बेटा आपका? सपस्पलग। मैंने सिंपल एक कोड बनाया। इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
नेक्स्ट समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, और गैस है बेटा आपका गणराज्य। यानी कि अगर बेटा भारत की बात करते हैं तो भारत की शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यही बेटा क्रम जो है, जो सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस कई बार बेटा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं कि ये क्रम भी बेटा आपको याद होना चाहिए। अभी बेटा जो इसमें एक एक जो अवधारणा दी गई है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मायना क्या है, समाजवादी शब्द बेटा इसका मायना क्या है, इसके अलावा बेटा पंथ निरपेक्ष, आपने बेटा कई बार सुना होगा भारत पंथ निरपेक्ष है या नहीं है, इसका बेटा मायना क्या है। फिर बेटा लोकतंत्र और गणतंत्र, इन दोनों के बेटा मायने क्या है, अर्थ क्या है इन अवधारणाओं के, उसको बेटा हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले बात जानिए भारत राज्य का उद्देश्य, कि भारत राज्य का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो मैं अगर बेटा कहूं कि भारत राज्य का उद्देश्य है एक लोक कल्याणकारी, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट की बेटा क्या करना, स्टैब्लिशमेंट करना, यानी कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो क्या ये कहना गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं, कदाचित भी नहीं। ये बेटा कहना गलत आपका नहीं होगा, है ना। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की बेटा स्थापना हो। इसको लेकर बेटा प्रेम्बल में क्या कहा गया, प्रेम्बल में इसको लेकर बेटा ये शब्दावलियां दी गई हैं। इसका बेटा मैंने कोड बनाया, नस अब मतलब न्याय उपलब्ध हो सभी को, न्याय से बेटा आपका स्वतंत्रता, इससे बेटा आपका समता, और वैसे बेटा आपका एकता, अखंडता और बंधुत्व, बंधुत्व फ्रेटर्निटी, ठीक है बेटा, बंधुत्व। तो यानी कि सभी को न्याय उपलब्ध हो, स्वतंत्रता बेटा उपलब्ध हो, इसके अलावा बेटा आपका समता हो और बंधुत्व हो, ये सब बेटा क्या हो आपका अवेलेबल हो। और बेटा जब हम तिथि की बात करते हैं, तारीख, तो तारीख बेटा आप जानते हैं 26 नवंबर 1949, ये बेटा हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। तो अगर हम बेटा प्रेम्बल को पढ़ रहे हैं तो प्रेम्बल को पढ़ने के बाद बेटा हमारे सामने ये बातें निकल कर आ रही हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक एक अवधारणा को, एक एक कॉन्सेप्ट को बेटा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले बेटा शासन का जो स्वरूप है, शासन का स्वरूप, जैसे बेटा मैंने आपको बताया भी शासन का स्वरूप के बारे में, कि जो शासन का स्वरूप है, शासन का स्वरूप वो क्या है बेटा आपका, सपस्पलग। और इसमें बेटा पहला आपका क्या हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फर्स्ट बेटा इसमें आपका हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जो बेटा ये लिखा है ना प्रभुत्व संपन्न, इसको बेटा संप्रभुता भी कहा जाता है, संप्रभुता, संप्रभुता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा सोवरेंटी या सोवरिन। क्या मतलब होता है बेटा संप्रभुता का? अगर बेटा मैं आपसे संप्रभुता का मतलब पूछूं कि क्या मतलब है संप्रभुता का, तो बेटा संप्रभुता का अर्थ है आंतरिक और बाह्य मामलों में, आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की
निर्णय लेने की स्वतंत्रता यानी कि आजादी। जब बेटा आंतरिक और बाह्य मामले जो इंटरनल हैं और एक्सटर्नल हैं, इन दोनों ही मामलों में जब सरकार को या हमारे देश को निर्णय लेने की आजादी हो, मतलब बाहर की किसी शक्ति के द्वारा कोई आरोपित निर्णय ना हो, या ऐसा कोई देश हमको ये कहे कि भाई ये बात आप मानो और हम उसके अकॉर्डिंग बेटा करना लगे, तो माना जाएगा कि हम बाहरी शक्तियों के माध्यम से अपनी संप्रभुता में कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी बेटा क्या था कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और इस कॉन्फ्लिक्ट में बेटा लगातार आपने एक बात देखी होगी, चौधरी ट्रंप यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो बेटा सबसे लास्ट में आपके चौधरी ट्रंप आए, और चौधरी ट्रंप जो हैं वो ये कहने लगे कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर को रुकवा दिया। मैंने भारत को कहा कि भारत अगर तुम्हें मेरे साथ व्यापार करना है तो तत्काल अपने वॉर को क्या करो, रोको। और भारत ने मेरी बात मानी और एकदम से वॉर को रोक दिया। तो अगर बेटा ये बात वाकई में सही है, ये सही है, तो इसका मतलब यह है कि भारत ने अपनी संप्रभुता से समझौता किया। हमारी संप्रभुता यानी कि हमारे बारे में निर्णय लेने का अधिकार या हमारे देश के बारे में निर्णय लेने का अधिकार हमारी सरकार का है, चौधरी ट्रंप को नहीं है। हमारी सरकार ने एक बार भी ये बात नहीं कही कि समझौता या सीज फायर या वॉर को रुकवाया और चौधरी ट्रंप ने रुकवाया। जब चौधरी ट्रंप को ये लग गया कि भाई बात नहीं बन रही है, तो 3 बार स्टेटमेंट देने के बाद चौथा स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने तो मध्यस्थता कराने का प्रयास किया था, मैंने सीज फायर नहीं कराया। जब 3 बार कहने के बाद चौथी बार अपनी बात को पलटा, इसका मतलब हमने खुद तय करा कि अब भारत और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है इसको रोक दिया जाए। अंडरस्टूड? दैट्स क्लियर। तो ये है बेटा, यानी कि कोई बाह्य मामला हो और कोई बेटा आपका आंतरिक मामला हो, जब हमारी सरकार स्वतंत्र रूप से निर्णय ले तो बेटा कहा जाएगा कि वह एक संप्रभु सरकार है, एक सोवरिन सरकार है, एक सोवरिन गवर्नमेंट है। इंटरनल मामलों में देखिए कि भारत में सीए होगा, एनआरसी होगा या नहीं होगा, इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार सरकार का है, गवर्नमेंट का है। अगर कुछ लोग बेटा आंदोलन करते हैं और सरकार उस आंदोलन के दबाव में आकर अपने निर्णय को बदल देती है, तो हम कहेंगे कि आंतरिक रूप से हमारी जो सरकार है वो एक संप्रभु सरकार नहीं है, यानी कि एक सोवरिन गवर्नमेंट नहीं है, एक संप्रभु सरकार नहीं है। अब ठीक है बेटा आवाज? अब तो ठीक आई होगी बेटा आवाज? बेटा ऐसा तो नहीं कि मैं खुद बोल रहा हूं, ठीक है? अब ठीक है बेटा, अब देखिएगा, अब ठीक होगी बेटा आवाज, ठीक है ना? चलिए चलिए, नाउ क्लियर, ओके बेटा, चलिए अब क्लियर है बेटा, इतना पर्याप्त मेरे लिए, अगर आपने क्लियर कह दिया तो मैं ऐसे बेटा क्लास ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, पास रख तो लिया, हाथ में ले लिया बेटा, उससे ज्यादा और क्या पास में रखूं? ठीक है, एकदम बढ़िया, बस बस सेटिस्फेक्शन हो गया बेटा, मन प्रसन्न हो गया बेटा। आगे आइए अब इस बात पे, अब टॉपिक बेटा, अब टॉपिक ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि भारत की सरकार एक संप्रभु सरकार है। हम कैसे मान लें कि भारत की सरकार एक संप्रभु सरकार है? कैसे हम इस बात को मान लें? तो बेटा इसके बहुत सारे उदाहरण भरे हुए हैं। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, कौन सा? भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में
चौथे ट्रंप वाला। हम इंटरनल मामलों में देख ले कि सीए एनआरसी को लेकर हम देख सकते हैं कि सरकार ने सीए एनआरसी के लिए विधेयक पारित किया सीए के लिए, लेकिन लोगों ने विरोध किया। अगर सरकार उस समय वापस ले लेती तो हम कहते हैं कि सरकार आंतरिक मामलों में, इंटरनल मामलों में स्वतंत्र नहीं है, संप्रभु नहीं है। अब आप देखिए, इसके अलावा हम इसके इतर देखते हैं। एक आपको याद होगा जो किसानों के लिए बिल सरकार लाई थी, सरकार ने वो बिल लेकर आई, सरकार ने लागू भी किया, लेकिन लोगों ने, जनता ने विरोध किया, सरकार को वापस लेना पड़ा। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार इंटरनल मामलों में कुछ दबाव में आके भी काम करती है, तो संप्रभुता नहीं है, सोवरेंटी नहीं है। अब ध्यान दीजिए बेटा, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। ये बेटा एक संघर्ष रहता है किसके बीच में, संप्रभुता को लेकर। और अब से नहीं बेटा, ये संप्रभुता को लेकर ही पूरी दुनिया में जो बेटा हंगामा है ना, पूरी दुनिया में जो हंगामा है वो बेटा संप्रभुता को लेकर ही है, सोवरेंटी को लेकर ही है। पूरी दुनिया में हंगामा बचा पड़ा है। प्राचीन काल से लेकर बेटा वर्तमान तक आ जाओ तो भी बेटा जो विवाद है वो बेटा किसका है, संप्रभुता का है। मैं तो ये तक कहता हूं कि आपके बेटा पर्सनल जीवन में भी जो विवाद है वो संप्रभुता का है। आप जब ये कहते हैं ना कि मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहता हूं, अपने कदमों पर खड़ा होना चाहता हूं, पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं अपने बारे में खुद निर्णय लेना चाहता हूं। इसका मतलब कुछ और नहीं है। इसका मतलब इतना ही है कि मैं अपने संदर्भ में खुद निर्णय लेना चाहता हूं। मैं तय करना चाहता हूं कि मैं किससे दोस्ती करूंगा, मैं किससे शादी करूंगा, मैं किससे क्या तैयारी करूंगा, क्या तैयारी नहीं करूंगा, ये सब तय करना मेरा खुद का अधिकार है। और अगर बेटा पिताजी माताजी के कहने पर आकर क्या करते हैं, अपने निर्णय को बदलते हैं, अपने निर्णय लेते हैं, तो हम कहेंगे कि आप एक सोरविन नहीं है, एक संप्रभु नहीं है, आपके पास एक संप्रभुता नहीं है। तो बेटा आप सब लोग भी जो संघर्ष कर रहे हैं ना जीवन में, वो इसी का तो कर रहे हैं, संप्रभुता का, कि मेरे खुद के निर्णय हो। इससे एक बात समझ में आ गई, अगर हम किसी पर डिपेंडेंट हैं तो हमारी संप्रभुता सुरक्षित नहीं है, और अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो हमारी संप्रभुता है, हमारे खुद के निर्णय होंगे, कोई निर्णय हम पर थोपने वाला नहीं होगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। इसी बात को बेटा आप लागू करो पूरी दुनिया के संदर्भ में। आप जब पूरी दुनिया को देखेंगे, मैं आपसे पूछूं कि क्या पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र है, आप कहेंगे सर कदाचित भी नहीं। क्यों नहीं? या तो वो बेटा चीन की बात को मानेगा, या बेटा वो अमेरिका की बात को मानेगा, या वो सऊदी की बात को मानेगा, और बेटा इनकी किसी की बेटा बात नहीं मानेंगे तो वो मानेगा किसकी, आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की बात को मानेगा। बात माननी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है पाकिस्तान के पास में बात ना मानने का। क्यों? क्यों बेटा? क्योंकि उसकी बेटा अपनी संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता इसलिए क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट हमेशा और देशों के ऊपर और लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। और मैंने इसे बेटा आपको कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां बेटा इस बात का झगड़ा ना हो, संप्रभुता का। आप सोचिए, अभी सीरिया में बेटा आपका तख्ता पलट हुआ, असद वहां से भागे, और बेटा वहां पे सारा की गवर्नमेंट आई, सारा प्रेसिडेंट बने। तो वो जो सारा बने हैं, उन्हें क्या मिला? वो संप्रभुता ही तो मिली उन्हें वहां की, सीरिया की, जो पहले किसके पास थी, असद के पास में थी। जब बेटा एक आपका आईएसआईएस जैसा संगठन इराक और सीरिया की जमीन पर कब्जा कर कर बोलता है कि अब इस क्षेत्र में आईएसआईएस की चलेगी, ये चलना यानी कि उस क्षेत्र के बारे में निर्णय लेना
ये संप्रभुता ही है, ये संप्रभुता ही है। आप सोचिए, जब अंग्रेज यहां से गए तो अंग्रेज ऐसा हमें क्या देकर गए थे? भाई देश वही था, जमीन वही थी, लैंड वही थी, लोग वही थे, वही नेहरू थे, वही पटेल थे, सब लोग थे। लेकिन ऐसा क्या मिल गया था? जो पहले ब्रिटिश हमारे बारे में निर्णय ले रहे थे, वो निर्णय लेने का अधिकार तब हमारे यहाँ पर हमारी सरकार को दे दिया गया था। ये था संप्रभुता। जब फिर हम नक्सलियों को देखते हैं, माओवादियों को देखते हैं, ये भी तो यही कहते हैं, इसको हम पैरेलल गवर्नमेंट बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि वी डोंट एक्सेप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस एरिया में हमारी सरकार चलेगी, जनताना सरकार चलेगी, जनता के निर्णय चलेंगे। ये सीधा सीधा बेटा भारत सरकार की संप्रभुता को। तो बेटा किसी भी राष्ट्र के लिए, जब हम बेटा किसी राष्ट्र की बात करते हैं ना, राष्ट्र, जब हम किसी राज्य की बेटा बात करते हैं, आप जानती हैं कि राज्य के लिए, कि किसको हम बेटा राज्य कहें, राज्य होने के लिए बेटा 4 महत्वपूर्ण तत्व बताए जाते हैं। क्या क्या तत्व? एक तो कहा जाता है कि निश्चित भूभाग हो, उसके पास में बेटा क्या आपका लैंड हो, दूसरा बेटा आपकी क्या हो, जनसंख्या हो, और तीसरा बेटा आपका क्या हो, सरकार हो, और चौथा बेटा आपका क्या हो, संप्रभुता हो, सोवरेंटी। इनमें बेटा देखिए, भूभाग तो पहले भी था, ब्रिटिश के टाइम में भी था, जनसंख्या भी थी बेटा ब्रिटिश के टाइम में, और सरकार भी थी भी। कम से कम हम देखें कि हमारे यहाँ सरकारें बनाई जाने लगी थी, प्रांतीय सरकारें, केंद्रीय सरकारें, लेकिन उन सरकार के पास में संप्रभुता नहीं थी। तो संप्रभुता बेटा राज्य का सबसे मेजर तत्व माना जाता है, तब बेटा संप्रभुता आपकी होती है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो हमने क्या कहा, भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि भारत अपने संदर्भ में निर्णय खुद लेगा। हालांकि किसी भी राज्य के सामने चुनौती अक्सर आती रहती है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे बेटा वो ब्रिटेन हो, रशिया, कोई भी हो, अपने अपने निर्णय बहुत सारे बेटा फैक्टर से क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि सरकारों के निर्णय, देश के निर्णय, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके कारण बेटा क्या होता है, वो निर्णय हो, तमाम तरह की चीजें हो बेटा, कहीं ना कहीं आपके क्या होता है, प्रभावित होते हैं, यानी कि उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बेटा ऑटोमेटिकली होता ही होता है। सब देश के सामने इस प्रकार की चुनौतियां आती रहती है, लेकिन कुछ देश उन चुनौतियों के सामने घुटने टेक देते हैं, जैसे मैंने नाम लिया पाकिस्तान का। उन चुनौतियों के सामने बेटा घुटने टेक देता है और अपने आप को बेटा या तो अमेरिका या चाइना, किसी की गोद में बेटा बैठा लेता है। जबकि भारत उन चुनौतियों को जूझते हुए, और आपको याद होगा बेटा नैम जो बनाया गया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, वो भी इसलिए हमने बनाया था कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। याद करो, हमने यही तो था कि अगर हम किसी भी अलायंस में शामिल होंगे, किसी भी गुट में शामिल होंगे, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या था, सीधा सीधा ये था कि हम उसकी संप्रभुता को, उसके निर्णय को मानेंगे, उसकी बात को मानेंगे, हमारा उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला नहीं है। तो ये मेरा बात उस समय हमने मेरा मान लिया था, स्वीकार कर लिया था कि ये मेरा बात क्लियर। तो नैम को भी बेटा बनाने का मकसद यही था कि हम ना तो अमेरिका खेमे में जाएंगे, ना रशिया के खेमे में जाएंगे, किसी के खेमे में जाएंगे तो हमें उसके लीडर की बात को मानना पड़ेगा। तो जो हमने हजार कई सैकड़ों सालों की कुर्बानी के बाद जो स्वतंत्रता पाई है, जो संप्रभुता पाई है, उसका कोई मायना होने वाला नहीं है। ये बेटा बात हम उससे मान चुके थे। तो ये बेटा आपका संप्रभु था। अब आप कहोगे सर प्रभुत्व संपन्न का मतलब तो हो गया, इसके आगे संपूर्ण शब्द क्यों जोड़ा गया? देख देते सिंपली तो संविधान के अंदर, प्रस्तावना के अंदर, कि भारत जो है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। संपूर्ण शब्द क्यों जोड़ दिया इसके आगे? इसके आगे संपूर्ण शब्द जोड़ने का क्या मतलब है? जब हम संपूर्ण शब्द की बेटा बात कर रहे हैं,
यानी कि कंप्लीट सोवरेंटी की बेटा बात कर रहे हैं। इसका रीजन था, रीजन क्या था? आजादी के बाद बेटा हमने दो ऑर्गेनाइजेशंस के हम पार्ट बने, एक तो यूएन के और एक कॉमनवेल्थ के। यूएन और कॉमनवेल्थ, इन दोनों बेटा मेंबर बने। जैसे बेटा हम इन दोनों के मेंबर बने तो बेटा कई लोगों ने ये कहा कि भारत ने तो अपनी संप्रभुता जो है, अपनी जो सोवरेंटी है, वो अब इन दोनों संगठनों को दे दी है, यानी कि यूएन को दे दी है और कॉमनवेल्थ को दे दी है। अब जैसा यूएनओ कहेगा नेहरू जी आपको वैसा ही करना पड़ेगा, जैसा कॉमनवेल्थ कहेगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन तब बेटा संविधान सभा में कहा गया कि नहीं, हमारी संप्रभुता जो है वो संपूर्ण संप्रभुता है, यानी कि संपूर्ण संप्रभुता है। हम पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। और यूएनओ और कॉमनवेल्थ के जो हम मेंबर बने हैं वो हम अपनी इच्छा पर बने हैं। जब चाहे हम यूएनओ से बाहर हो जाएं और जब चाहे हम कॉमनवेल्थ से बाहर हो जाएं। मैं बेटा आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। मालदीव जैसा एक छोटा सा देश, मालदीव जैसा एक छोटा सा देश, वो बेटा क्या करता है, अपने आपको कॉमनवेल्थ से बाहर कर लेता है, यानी कि अपने आपको बेटा कॉमनवेल्थ से बाहर कर लेता है। तो मालदीव जैसा एक छोटा सा देश जब अपने आपको बेटा बाहर कर सकता है तो बेटा हम तो फिर तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो बेटा उससे पहले कर सकते हैं, उससे पहले कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? तो बात बेटा इतनी सी है कि जब मालदीव जैसा देश बेटा बाहर कर सकता है तो हम तो बेटा उससे भी पहले कर सकते हैं, हम तो बेटा उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं। तो कुल मिला के बेटा बात यह है कि संपूर्ण इसलिए शब्द जोड़ा गया ताकि यूएन और कॉमनवेल्थ की सदस्यता को यह ना माना जाए कि हमने संप्रभुता से समझौता कर लिया। अगला बेटा जो शब्द है वो है आपका समाजवाद। ठीक बेटा, अगला शब्द है समाजवाद। समाजवाद सोशलिज्म। जब बेटा हम समाजवाद की बेटा बात करते हैं तो समाजवाद हमारे बेटा मूल संविधान में नहीं था। इसको बेटा 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद बेटा जोड़ा गया, संविधान का हिस्सा बनाया गया, यानी कि 42वें 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको बेटा भारत के संविधान का हिस्सा बनाया गया। ये पहले बेटा आपका क्या था, ये संविधान का बेटा हिस्सा नहीं था, यानी कि समाजवाद इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रेम्बल, ये बेटा आपका संविधान का हिस्सा नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बेटा जोड़ा गया, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से बेटा इसको जोड़ा गया। अब समाजवाद का बेटा अर्थ क्या है आप जानिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोशलिज्म, कि समाजवाद के शब्द का बेटा अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। जब बेटा हम समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद का बेटा सिंपल सा मायना ये है, पहले तो जानिए समानता पर टिका दर्शन, कि एक ऐसी फिलोसफी, एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसी विचारधारा जो बेटा किसके बारे में बात करती है, इक्वालिटी के बारे में बात करती है। ये कहती है विचारधारा कि हम सब इक्वल हैं, हम सब के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि आपकी समानता होनी चाहिए। ये इक्वालिटी की बेटा बात करती है, समानता की बात करती है कि हम सब के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ये विचारधारा बेटा इस चीज की बात करती है, समानता की। अब बेटा जब हम समानता की बात करें तो समानता को लेकर बेटा दो तरीके हैं। इसके लिए बेटा एक तो विचारधारा है जो आपका बेटा आई दोनों यूरोप से है, जिसके लिए बेटा हम बात करें, एक तो है बेटा आपका फैबियन, फैबियन विचारधारा। फैबियन समाजवाद।
और एक बेटा विचारधारा है वो किसकी, आपकी मार्क्स की विचारधारा, जिसको बेटा मार्क्सवाद भी कह दिया जाता है, मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म। जब बेटा हम फैबियन समाजवाद की बात कर रहे हैं तो फैबियन समाजवाद ये कहता है कि समानता आपको लानी है तो समानता लाने के लिए संवैधानिक कानून यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो बेटा आपके संवैधानिक प्रावधान हैं, आप उनका बेस बना सकते हैं, संवैधानिक प्रावधानों को आप आधार बना सकते हैं, संवैधानिक उपायों को आप आधार बना सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, समानता ला सकते हैं। जबकि मार्क्स ये कहता है कि नहीं, जो पूंजीपति है ना, जो पैसे वाला है ना, वो ऐसे ही पैसा अपना देने वाला नहीं है गरीबों के लिए। अगर आपको गरीबों के लिए पैसा चाहिए, यानी कि जो पैसा किसके पास है, पूंजीपति के पास है, वो अरबपति, खरबपति, पता नहीं महासंघपति, पता नहीं कौन सा पति, बिलियन, मिलियन है ना, बिलियनर, मिलियनर, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, अथाह प्रॉपर्टी जिसके पास में है, क्या वो ये कह देगा कि आप अपना पैसा दे दीजिए, क्योंकि लोगों को क्या करना है, इक्वल करना है। भाई ये तो है ही, एक व्यक्ति को 2 वक्त की सूखी रोटी बेटा नसीब नहीं है, और एक व्यक्ति बेटा सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, बेटा वो केक ही खा रहा है, मतलब इतना पैसा उसके पास में है। एक व्यक्ति के पास में बेटा अपना घर का मकान नहीं है, और एक अपने घर के मकान की जो महीने का बिजली का बिल उसका आ रहा है, वो बेटा आपका 35-35 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख का महीने का बिजली का बिल आ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति बेटा कैसे अपना पैसा दे देगा? तो मार्क्स ये कहता है कि कोई तरीका नहीं है, पूंजीपति कभी समानता लाने नहीं देगा, पूंजीपति तो बल्कि असमानता का समर्थक है। मार्क्स ये कह रहे हैं, पूंजीपति तो ये कहता है कि जो मेरे पास में पूंजी है, जो मेरे पास में पैसा है, वो मेरी योग्यता का परिणाम है। अगर आप भी योग्य हैं तो आप भी कमा लीजिए। ये मार्क्स कह रहा है कि मेरे पास जो भी कुछ है वो मेरी योग्यता का, मेरी क्षमता का, उनका परिणाम है, किसी और का परिणाम नहीं है। ये बेटा कौन बोल रहे हैं? मार्क्स बोल रहे हैं। तो कहा पूंजीपति से क्या करना होगा, पूंजीपति से छीनना होगा, और छीनने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हिंसक क्रांति करनी होगी, यानी कि जिसको बेटा उसने कहा हिंसा करनी होगी, खूनी क्रांति करनी होगी, ब्लडी रिवॉल्यूशन बेटा, खूनी क्रांति बेटा, ब्लडी रिवॉल्यूशन करना होगा। यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आधार नहीं है, एक ही आधार है पूंजीपति से पैसे लेने का, छीनने का, वो है खूनी क्रांति, यानी कि आपको ब्लडली रिवॉल्यूशन करना होगा, खूनी क्रांति करनी होगी। ये बात बेटा बोल दी गई किसके द्वारा? मार्क्स के द्वारा, कि हम क्या करेंगे, खूनी क्रांति करेंगे, यानी कि हिंसक क्रांति करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं की आइडियोलॉजी को बेटा आधार बनाकर, चाहे हम लेनिन की बात करें, जिन्होंने बेटा 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन किया, और चाहे बेटा हम उसके बाद बात करें आपकी माओ की, माओ ने बेटा 1949 में चीन के अंदर बेटा आपका क्या किया, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन किया। ठीक है बेटा, इन लोगों ने बेटा क्या किया, चाहे लेनिन की बात करते हैं, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की बेटा हम बात करें, चाहे बेटा हम माओ की बात करें 1949 की, इन दोनों ने बेटा क्या किया, आपका इसी को आधार बना के वहां पे क्रांति की। लेकिन जो फैबियन समाजवादी हैं वो क्या बोलते हैं कि नहीं भाई, समानता लाने के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेथड्स हैं हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, और उनके माध्यम से हम क्या ला सकते हैं, इक्वालिटी ला सकते हैं, समानता ला सकते हैं। वो क्या मेथड है? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, प्रगतिशील करारोपण,
प्रगतिशील करारोपण मतलब बेटा प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब प्रगतिशील करारोपण का बेटा मतलब ये है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का बेटा मतलब ये है कि जो टैक्स है वो बेटा कैसे किया जाए, जो टैक्स है वो कैसे किया जाए, प्रोग्रेसिवली लगाया जाए। 10%, 20%, 30%, 40% ऐसे टैक्स लगाया जाए। तो अब उस टैक्स के माध्यम से क्या होगा, जो ज्यादा कमा रहा है उससे ज्यादा टैक्स ले लिया जाए, जो कम कमा रहा है उससे बेटा कम टैक्स लिया जाए, और उस टैक्स के माध्यम से पैसा बेटा गवर्नमेंट जनरेट करे और फिर गरीबों में क्या कर दे, वितरित कर दे। ये सिंपल तरीका है, ये सामान्य सा तरीका है, बहुत ही सिंपल साधारण सा सोबर सा तरीका है। ये बेटा कहना है किसका, आपका सरकार का। ठीक है बच्चों, मेरी बात क्लियर हुई मैं जो बोला, दैट्स क्लियर। ये मेरा तरीका है। दूसरा बेटा एक तरीका और आपको याद होगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेटा किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, पहला संविधान संशोधन 1951। जो बेटा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1951, ये जब किया गया, ये जब किया गया तो बेटा इस अमेंडमेंट के अंदर क्या बोला गया था, इस अमेंडमेंट के अंदर बेटा ये बोला गया कि आर्टिकल 31A और 31B जोड़ दिया गया। ध्यान दीजिए बेटा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये बेटा नेहरू जी के जमाने में आर्टिकल 31A और 31B बेटा जोड़ा गया। 31A में क्या बोला गया था, 31A में बेटा ये बोला गया, 31A में हम बात करें तो इसमें 31A में बेटा ये बात बोली गई कि जो पूंजीपति हैं, जो साहूकार हैं, जो बेटा लैंडलॉर्ड्स हैं, यानी कि भूमिपति जो हैं, उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो भूमि है, उसका अधिग्रहण किया जाएगा। ध्यान दीजिए बेटा, आर्टिकल 31A पहला बेटा संविधान संशोधन हुआ। और मैं तो कई बार बेटा बोलता भी हूं, आप सोचिए संविधान बने हुए बेटा कितना समय हुआ, संविधान बेटा बन के तैयार हुआ आपका कब, संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और बेटा कमाल की बात आप सोचिए, पहला संविधान संशोधन 1951 में ही कर दिया गया। मतलब एक साल भी बेटा रुका नहीं गया हमारा संविधान में, एक साल भी बेटा रुका नहीं गया। एक साल के अंदर ही हमको बेटा क्या करना पड़ गया, संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ गया, संशोधन करना पड़ गया बेटा, विद इन 1 ईयर। अंडरस्टूड। और बेटा पहला क्या लिखा 31A कि जो जमींदार हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनकी संपत्ति आज से सरकार की संपत्ति हो गई। कि आज से हुआ ना गीत है, आज से सारी संपत्ति तेरी मेरी हो गई, आज से तेरी सारी जमीन मेरी हो गई। यानी कि जो महाजनों की, जो साहूकारों की जमीन थी, वो सारी बेटा क्या हुआ, आपकी सरकार की हो गई। ने कहा मेरी हो गई, हे साहूकारों, हे महाजनों, आज से हमारी हो गई। और कमाल की बात क्या हुआ, कमाल की बात ये हुआ कि बदले में कुछ दिया भी नहीं गया। नहीं तो सरकार क्या करती है, सरकार अगर किसी जमीन का अधिग्रहण करती है तो बदले में मुआवजा देती है। इस बार तो बेटा मुआवजा तक नहीं दिया गया, कि कोई मुआवजा नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं, आज से तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई और बदले में कोई मुआवजा नहीं, कोई आपका कंपनसेशन नहीं। ये बेटा आपका कंडीशन कब हुई आपकी, ये बेटा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 31A में हो गया। तो ये बेटा क्या था, अब देखिए ये हुआ क्या,
कि जो महाजनों के पास यानी कि साहूकारों के पास, जमींदारों के पास जो जमीन थी, वो जमीन बेटा किसकी होगी? अब सरकार की। अब बेटा सरकार की होने का मतलब क्या है? सरकार की होने का मतलब क्या है? सरकार किसी की बपोती थोड़ी ना है, किसी परिवार की, किसी व्यक्ति की, किसी संगठन की बपोती थोड़ी ना है सरकार। भाई सरकार में आज तुम हो, कल हम हैं, परसों कोई और है। बोलो हाँ या ना? सरकार में तो कोई भी आ सकता है, कल को आप भी प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, आप भी सरकार का हिस्सा, आप भी हैं। भाई सरकारी संपत्ति सबकी संपत्ति। अगर कोई सरकारी पार्क है तो वो किसी का पार्क अकेले का थोड़ी ना है, सबका पार्क है। बोलो हाँ या ना? सरकार की प्रॉपर्टी सबकी प्रॉपर्टी, सरकारी भवन सबका भवन, सरकारी सड़क, भाई मेरे घर की सड़क है, मेरे घर की कोई गार्डन है, वो मेरा है पर्सनल, लेकिन अगर कोई बेटा सार्वजनिक पार्क है, सार्वजनिक पार्क यानी कि सरकार का, उसकी देखरेख कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। बोलो हाँ है ना? तो सरकार की संपत्ति यानी कि हम सबकी संपत्ति, राज्य की संपत्ति हो गई। तो ये क्या था? अब जब बेटा सरकार ने वो संपत्ति अपनी की, तो सरकार ने क्या किया? वो सारी संपत्ति बेटा जो प्रॉपर्टी जमींदारों से ली थी सरकार ने, वो भूमिहीनों को दे दी। जिसकी जोत उसकी भूमि, ये नारा चला। अब बेटा जो जमींदार हुआ करते थे, इनकी 2-2 हजार बीघा जमीन है ना, इतने एकड़ जमीन, 1700 एकड़ जमीन, 1800 एकड़ जमीन, 2000 एकड़ जमीन। अब पता ही नहीं, मैं एक पुरानी कोई मूवी देख रहा था, तो उसमें एक नायक था, अपनी नायिका को अपने गांव में लेके जाता है और खड़ा हो जाता है एक जगह और कहता है, दूर दूर तक जहां तक तुमको दिखाई दे रहा है वो सब हमारी संपत्ति है। ये थे जमींदार। यहाँ तो बेटा क्या होता है कि अपनी संपत्ति कितनी है, अपनी जमीन कितनी है, बस जो अपना घर है वो है, थोड़ा बहुत गार्डन होगा, अगर कोई बेटा ज्यादा पैसा कमा लिया है, एक आधा फार्म हाउस बना लिया है, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति से तो नहीं होगी। लेकिन वो नायक कह रहा है नायिका को कि जहां तक तुम देख सकती हो वहां तक मेरी प्रॉपर्टी है। तो ये जमींदार लोग थे भाई, 2000 एकड़ जमीन। अब उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने अपनी जमीन को कैसे, वो थोड़ी बेटा बैलों को लेके निकलते थे खेती करने के लिए, मेरी बात समझे, वो नहीं निकलते होंगे बेटा बैलों को लेकर। वैसे तो बैल खेती होती है, ट्रैक्टर तो बाद की बात है। आप सोचे क्या उस समय वो जमींदार 2000 एकड़ जमीन में खुद बेटा कर सकता था खेती? पॉसिबल ही नहीं है। कितने ही बैलों के गले में घुंघरू जब जीवन का राग सुनाते हैं, गमकोश दूर हो जाते हैं, कलियों के कमल मुस्काते हैं, कोई मुस्कान नहीं आएगी, नहीं चला सकते। वो क्या करते हैं बेटा, 1 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन अलग अलग लोगों को दे देते थे कि तुम इसमें क्या करो, खेती करो। और जब बेटा वो खेती करते थे, उसके बेटा जो उपज होती थी, आधा जमींदार रख लेता था, आधा उनको देता था। इस तरह का बेटा कुछ सिस्टम बनाया हुआ था। इसी को बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था। सरकार ने क्या कहा कि आज से ये सारी संपत्ति किसकी हो गई? सरकार की हो गई। और सरकार ने कहा जो जिस खेत को जोत रहा है वो खेत उसका हो गया, वो खेत बेटा उसका कर दिया गया था। ये था बेटा आपका संवैधानिक। अब हुआ क्या? समानता आई नहीं आई। जो पहले बेटा जमींदार के पास 2000 एकड़ जमीन थी, आज बेटा वो बढ़ गई कितने लोगों में? वो बेटा बढ़ गई 500 लोगों में। तो 500 लोग इक्वल हो गए ना। पहले तो एक व्यक्ति अमीर था, 500 लोग गरीब थे। अब एक व्यक्ति अमीर नहीं, 500 लोग के साथ वो इक्वल है। तो ये तरीका है बेटा फैबियन समाजवाद, संवैधानिक साधनों से, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के माध्यम से ये समानता लाने का प्रयास करता है। इसको कहा जाता है विकासात्मक समाजवाद। इसको कहा जाता है बेटा विकासात्मक समाजवाद, यानी कि डेवलपमेंटिंग बेटा आपका क्या? सोशलिज्म, समाजवाद इसको बेटा कहा जाता है। इसी को बेटा हम लोग बोल सकते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि एक लोकतांत्रिक तरीके से। लोकतंत्र बेटा किससे चलता है? लोकतंत्र चलता है रूल ऑफ लॉ से। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? लोकतंत्र चलता है संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। मेरी मर्जी से नहीं चलता,
यहां तो मार्क्स का ये पूंजीपति मार दो। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र बेटा क्या होता है, वाद विवाद संवाद की प्रक्रिया चलती है। ओके, बात समझ में आई बेटा? तो ये बेटा मैंने बात कही। तो जब हम समाजवाद की बेटा बात कर रहे हैं, अब बेटा ये प्रश्न आपका बेटा प्री में भी आ चुका है और मेंस में भी आ चुका है। मैं अगर आपसे पूछूं कि जो भारतीय समाजवाद है वो फैबियन समाजवाद को लेकर चलेगा या मार्क्सवादी समाजवाद को लेकर चलेगा, आप बताएं। हाँ, फैबियन समाजवाद, यानी कि जो फैबियन सोशलिज्म है, जो फैबियन समाजवाद है, विकासात्मक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, हम बेटा उसको लेके चल रहे हैं, फैबियन समाजवाद को। और दूसरा बेटा, हमने बेटा इसी के साथ, जब हम बेटा फैबियन समाजवाद को लेके चल रहे हैं, हम बेटा इसी के साथ जो बेटा भारतीय समाजवाद है, ये बेटा और अपने तरह का एक अलग ही समाजवाद है बेटा। दुनिया बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि यार गजब आपने सिस्टम एडॉप्ट किया है, गजब आपने पद्धति को अपनाया है। ऐसा हमने क्या अपनाया भाई? हमने कहा कि हम ना तो पूंजीवाद का विरोध करेंगे और ना ही हम समाजवाद का विरोध करेंगे। हम किसी भी पद्धति का, किसी भी सिस्टम का विरोध नहीं करेंगे। मतलब हमने कहा पूंजीवाद भी जरूरी है, पूंजीवाद भी जरूरी। ये नहीं कि हम एकदम प्योर समाजवादी हो गए कि बस सब संपत्ति किसकी होगी, राज्य की होगी, सब संपत्ति किसकी होगी, सरकार की होगी, और किसी की कोई संपत्ति नहीं होगी। सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी, राज्य की होगी, स्टेट की होगी। अंडरस्टूड? यानी कि आपका पूंजीवाद। और दूसरा बेटा आपका क्या, समाजवाद। सोशलिज्म। अब ध्यान दिए बेटा, हमने बेटा पूंजीवाद को भी स्वीकारा, पूंजीवाद को बेटा क्या किया, हमने स्वीकार किया। हमने बेटा इसको छोड़ा नहीं, की स्वीकृति, यानी कि पूंजीवाद को भी स्वीकारा। और साथ ही बेटा क्या था, आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीयकरण को भी बेटा स्वीकारा। यानी कि जरूरत के मुताबिक हमने बेटा नेशनलिज्म को बेटा क्या किया, यानी कि जो आपका नेशनलाइजेशन है, यानी कि राष्ट्रीयकरण को भी हमने क्या क्या स्वीकार किया। राष्ट्रीयकरण का मतलब यह है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का सरकारी प्रॉपर्टी हो जाना, प्राइवेट प्रॉपर्टी का राज्य की प्रॉपर्टी हो जाना, दैट इज द नेशनलाइजेशन। हमने किया भी कई बार। मुझे एक उदाहरण बड़ा बहुत हमेशा याद आता है, वो आता है बेटा आपका 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना। सुना होगा आप लोगों ने, खूब किताबों में, इकोनॉमी क्लास में खूब पढ़ा होगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। क्या मतलब था इसका, कभी सोचा आपने? इसका मतलब बेटा ये था कि जो बैंक पहले प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, यानी कि जो बैंक बेटा पहले आपके निजी बैंक हुआ करते, जैसे आज भी होते हैं ना, SDFC है, ICIC है, इस तरह से बैंक हैं। तो ये बैंक बेटा जो SBI है, कैनरा बैंक है, पंजाब बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है, ये सब बैंक बेटा पहले क्या होते थे, प्राइवेट बैंक होते थे। इन बैंकों को 1969 में राष्ट्र की संपत्ति बना दिया गया। कह दिया कि आज से ये सारे बैंक देश के हो गए। अब ये बैंकों के मालिकों के नहीं होंगे, आज से सारे बैंक किसके हो गए, ये आपके देश के हो गए, यानी कि आपके नागरिकों के हो गए, देश के नागरिकों को। ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना, मतलब जरूरत होगी तो हम किसी को बेटा क्या करेंगे, राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर देंगे। जैसे 2015 की मैं आपको बताता हूँ,
2015 में बेटा आसाम के कुछ चाय बागान थे, वहां बेटा जो चाय बागान के ओनर थे वो कुछ गड़बड़ियां कर रहे थे, ना तो सरकार को टैक्स दे रहे थे दूसरा, जो उन टी गार्डन्स में काम करने वाले बेटा जो लेबर थी, मजदूर थी, उनको बेटा ठीक टाइम से पेमेंट नहीं कर रहे थे, यानी कि उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा था। इसका बेटा परिणाम ये था कि सरकार ने कहा कि भाई आपके ऊपर हमको एक्शंस लेने होंगे। सरकार ने बेटा एक्शन लिया, और एक्शन लेकर क्या किया, उन बैंकों का, उन टी गार्डन्स का बेटा आपका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया उन टी गार्डन्स का। क्या से टी गार्डन किसके हो गए, ये राष्ट्र के हो गए, देश के हो गए, ये बेटा आपका डिक्लेयर कर दिया गया। गेट क्लियर? इट्स जस्ट क्लियर? बोले बच्चों हाँ या ना? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब देखिए, तो यहाँ पे आवश्यकता के अनुसार बेटा हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, और दूसरा बेटा पूंजीवाद को स्वीकार कर रहे हैं। वो क्यों? देखिए सिंपल सी बेटा बात क्या है, हमारे यहाँ बेटा एक बात कही जाती है, बड़े मतलब सभी लोगों ने मेरे बात को स्वीकार भी किया है, आप भी स्वीकार करेंगे, आप भी इस बात को मानेंगे। वो बात क्या, देखो बेटा सारी चीजें जिसको हम लोग बोलते हैं ना वेलफेयर योजनाएं, जैसे आपका फ्री की एजुकेशन, फ्री की हेल्थ फैसिलिटीज, फ्री का राशन, बुजुर्गों को पेंशन, विकलांगों को पेंशन, जो बेटा प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका बेटा इलाज होना, मतलब बहुत सारे आप देखिए बेटा, बहुत सारी हमारे यहाँ पर वेलफेयर योजना है। जैसे गरीबों के लिए रैन बसेरा, मतलब सस्ते बेटा घर बनवाने देना उनका, गरीबों के लिए, कि चलो भाई तुम्हारा एक बेटा घर बना दिया जाए, ये सब चीजें बेटा आपको देखने को मिलेंगी। तो इतनी सारी जो बेटा वेलफेयर प्लानिंग बेटा आपको देखने को मिलती है, यानी कि आपको बेटा जो आपका कहते हैं ना लोक कल्याणकारी योजनाएं जो बेटा आपको देखने को मिलती हैं, ये कैसे बेटा पूरी होती हैं, ये कैसे बेटा संभव होती हैं, बताएं। इनकी बेटा जो पॉसिबिलिटीज होती है बेटा पैसे से ही होंगी। देखो काम तो बेटा हर चीज पैसे से ही होगा, पैसे के बगैर से काम नहीं होगा। तो कहां से आएगा बेटा पैसा? पैसा बेटा पूंजीवाद से आएगा। देखिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि पैसा कमाना एक सोच होती है बेटा, हर किसी के पास में पैसा कमाने की सोच नहीं होती। जैसे मैं खुद को मानता हूँ कि मेरे पास भी वो सोच नहीं है, ठीक है ना। पैसा कमाना बेटा अच्छे अच्छे के बेटा बूते की बात नहीं होती, इसके लिए बेटा एक सोच चाहिए, थिंक चाहिए होती है, ठीक है ना। जीवन तो बेटा सभी का चल जाता है, 5, 10, 15 हजार, 50 हजार, 1 लाख, कोई भी कमा ले। बात तो एक भाई बड़ा कमाना बेटा उसके लिए सोच चाहिए होती है। तो हर किसी बेटा बूते की बात नहीं। मैं अगर एक एक्सपेरिमेंट आप कर लो, आप 100 लोगों को चुनो और 100 लोगों को बेटा 1 करोड़ रुपए आप बांट दो 1 करोड़ रुपए बांट दो, उन्हें कहोगे भाई आज हम 1 साल बाद मिलेंगे। उन 100 में से बेटा क्या करेंगे, 90 लोग बेटा आपको ऐसे मिलेंगे जो उसके 100 करोड़ के बेटा वो 1 करोड़ के जीरो करके ले आएंगे। लेकिन 10 लोग ऐसे होंगे जो बेटा उस 1 करोड़ के 10 करोड़ 50 करोड़ बना के लेकर आएंगे। तो सोच तो हर एक के पास नहीं हुई ना पैसा कमाने की, इज द रियलिटी। तो पैसा कमाने की सोच हर किसी के पास नहीं, कुछ एक के पास ही होती है बेटा। कुछ ही लोग होते हैं जिनका पैसा कमाने की सोच होती है। अंडरस्टूड? सिंपल सी बात है, और कोई इसमें बिना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ओके, तो अब बेटा बात ये है कि जो पैसा आएगा बेटा, पैसे से तो वेलफेयर चलेगा, ये हॉस्पिटल चलेंगे, स्कूल चलेंगे, पैसे चलेंगे। तो यहाँ बेटा कहना ये है कि हमको ये नहीं कि पूंजीपतियों का विरोध करना है, हमको उद्योगपति को विरोध करना है, हमको व्यापारी को विरोध करना है। देश बनता है तो सबसे मिलकर बनता है। देश ये नहीं कि हमने मान लिया कि आपका केवल मजदूर से बनेगा, देश केवल किसान से बनेगा। देश में हर किसी का योगदान है। एक गाड़ी होती है, गाड़ी में एक छोटा सा पेच निकल जाए, एक छोटा सा पेच, आप सोचिए, मैं तो हमेशा बोलता भी हूँ, पूरी गाड़ी
खड़ी रह जाएगी अगर चाबी आपके पास ना हो तो। और चाबी कितनी छोटी सी होती है, आजकल तो बेटा वो रिमोट वाली वो चाबी वैसी भी नहीं है बेटा, छोटी सी चाबी है, उससे बेटा कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितना बड़ा ट्रक हो, कितना बड़ा प्लेन हो, सब बेटा उस चाबी से चला, छोटा सा वो छोटी सी कील सी होती है बेटा वो। तो हर किसी की उपयोगिता है, तो पूंजीवाद को साथ लेके चलना, क्योंकि पूंजीवाद ही पैसा कमाने का एक तरीका, और पैसा कमाएंगे तभी वेलफेयर कर पाएंगे। मैं देखता हूँ बेटा कुछ लोग, हमें समाज सेवा करनी है, अरे समाज सेवा तब करोगे ना भाई जब खुद कुछ कर पाओगे। क्या ना, जेब में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, वो वाली कहानी हो जाएगी। समाज सेवा भी तभी सुहाएगी जब बेटा जेब में कुछ होगा। जेब खाली पड़ी तो बेटा क्या है कि आप समाज सेवा करेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर बेटा भारतीय समाजवाद, पूंजीवाद और बेटा आपका समाजवाद, दोनों का बेटा क्या है, मिश्रण है, जिसको बेटा मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है बेटा, तो हम पूंजीवाद को बेटा स्वीकार कर रहे हैं और साथ में आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण भी कर रहे हैं। मकसद क्या है, मकसद है वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना, एक लोक कल्याण के राज्य को स्टैब्लिश करना। तो बेटा अंत में इतनी बात कहूंगा, अंत में लास्ट में बेटा यही बात कहूंगा कि इस बात को बेटा अगर आप समझे तो बेटा मुझे बताइएगा, क्या अगर बेटा समाजवाद पे आपको 200 शब्दों में बेटा लिखने के लिए बोला जाए तो क्या आप लिख पाएंगे? डेफिनेटली बेटा आप लिख पाएंगे, डेफिनेटली बेटा आप लिख पाएंगे। हाँ या ना? ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, हमने जब सपस पलक की बेटा वहां से बात कर रहा था, यही था बेटा शासन व्यवस्था का स्वरूप। मैंने आपको कहा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, बेटा यही था। इसमें बेटा अगला आपका क्या आया, पंथ निरपेक्ष। ये पूरा, ये पूरा। अगला बेटा आपका क्या, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यानी कि बेटा आपका सेकुलर। पंथ निरपेक्ष यानी कि बेटा आपका सेकुलर। क्या बेटा मतलब है सेकुलर का, आइए देखते हैं। जब बेटा मैं पंथ निरपेक्षता की बेटा बात करता हूँ तो बेटा बड़ा ही क्या ना, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाली बेटा अवधारणा है, हमेशा बेटा विवाद में रहती है, ये अवधारणा हमेशा चर्चा में रहती है। इसके समानार्थक बेटा एक शब्द भी यूज किया जाता है जिसको बेटा धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष एक बेटा ये भी आपकी शब्दावली है ना। कई बार बेटा आम बोलचाल में कहा जाता है दोनों एक ही बात है, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, दोनों बेटा अंतर है। पंथ निरपेक्ष अलग शब्दावली है और धर्मनिरपेक्ष बेटा अलग शब्दावली है, दोनों में बेटा बड़ा अंतर है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में मैं थोड़ा सा बेटा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेटा थोड़ा सा डेप्थ में ले जाके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं, ताकि कभी बेटा इन सारी शब्दावलियों को लेकर आपको बेटा तनाव ना लेना पड़े, टेंशन ना लेना पड़े इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर। हालांकि बेटा ये पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये भी बेटा आपका क्या था, मूल संविधान में नहीं था। इसको भी बेटा जोड़ा गया कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 में बेटा इसको जोड़ा गया, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा बेटा इसको जोड़ा गया। अब देखिए ध्यान से, जब बेटा हम सेकुलर शब्द की बेटा बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष की बेटा बात कर रहे हैं, पहले बेटा धर्म को समझिए। धर्म, धर्म जो है बेटा भारत में अगर हम बात करें तो बेटा ध्रय धातु से बना है।
और धैर्य का मेरा मतलब है धारण करना। किसको? अपने कर्तव्य को, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटीज को धारण करना। अगर बेटा हम ये कहते हैं कि हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं पूर्ण रूप से एक धार्मिक व्यक्ति हूं, तो बेटा इसका मतलब ये निकलता है कि मैं अपनी ड्यूटीज का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैं एक धार्मिक, यानी कि धर्म का मतलब है कर्तव्य का पालन, अपनी ड्यूटीज का पालन, यानी कि मुझे अपनी ड्यूटीज का पालन करना है, तो बेटा धर्म का मतलब कर्तव्य परायणता से है, कर्तव्य पालन से है। और आप देखेंगे हमारे यहाँ बेटा कहा भी गया है, क्या कहा गया है? राज धर्म का पालन करो, पुत्र धर्म का पालन करो, पितृ धर्म का पालन करो, पत्नी धर्म का पालन करो। ठीक है ना? ये बेटा हमारे यहाँ अपने कर्तव्य पालन से लेकर बेटा इसको जोड़ा गया धर्म को। अब मैं आपसे पूछूं, अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब होता है तटस्थ, निरपेक्ष का मतलब तटस्थ, यानी कि एक तरह से न्यूट्रल होना, उदासीन होना। क्या हम लोग अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो सकते हैं बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम लोग अपनी ड्यूटीज के प्रति उदासीन हो सकते हैं? बेटा अगर हम अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन होंगे, तटस्थ होंगे, तो बेटा इसका मतलब ये है, इसका अर्थ बेटा ये है, इसका बेटा मायने पता क्या है? इसका मायना ये है, इसका बेटा अर्थ ये है कि अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन होना, अपने कर्तव्यों के प्रति बेटा तटस्थ होना। तो इसका अर्थ बेटा ये निकला कि हमारे यहाँ कभी भी गुड गवर्नेंस नहीं आ पाएगा। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? गुड गवर्नेंस का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अगर होगी तभी बेटा गुड गवर्नेंस आएगा। आपने कहा मैं तो अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हूं, तटस्थ हूं। आपसे पूछा कि आपने कार्य क्यों किया, जवाब दीजिए। अकाउंटेबल, आप बताइए। आपने कहा देखो जी मैं तो जो कर्म करता हूं अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर देता हूं और फिर उसके बाद मैं हो जाता हूं न्यूट्रल, तटस्थ, यानी कि उदासीन हो जाता हूं। मुझे फिर इस बात की परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सही हुआ गलत हो मुझे समझ मतलब नहीं, मैंने अपना काम कर दिया, बात खत्म, मेरा काम इतने। तो बेटा कभी भी गुड गवर्नेंस नहीं आ पाएगा। तो मैं तो बेटा पर्सनली धर्मनिरपेक्ष शब्द को टेक्निकली गलत मानता हूं। हम लोगों को बेटा धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन होता क्या है, आम बोलचाल में बेटा चल रहा है तो हम भी पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष एक ही बात बेटा बोल देते हैं। सही मायने में पंथ निरपेक्ष अलग शब्द है, धर्मनिरपेक्ष अलग शब्द है। अब बेटा पंथ पर आप आइए, ये तो मैंने आपको धर्मनिरपेक्ष के बारे में बेटा बताया। अब बेटा हम पंथ की बेटा बात करें। पंथ का मतलब, पंथ का मतलब होता है बेटा संप्रदाय। संप्रदाय क्या मतलब बेटा संप्रदाय का? इंग्लिश में बेटा इसको क्रीड भी बोलते हैं। संप्रदाय का बेटा मतलब ये है कि एक जैसी मान्यता, एक जैसे मूल्यों को मानने वाले लोगों का बेटा समूह। जब हम ये देखें कि एक सी मान्यता, एक सी वैल्यू को मानने वाले लोगों का जब समूह देखते हैं तो बेटा वो संप्रदाय, वो पंथ है, वो पंथ है। और पंथ निरपेक्ष का बेटा मतलब ये है कि हम प्रत्येक पंथ के प्रति क्या रहेंगे? उदासीन रहेंगे, तटस्थ रहेंगे। पंथ के प्रति क्या रहेंगे? निरपेक्ष, यानी कि पंथ के प्रति उदासीन या तटस्थ रहेंगे। अब ध्यान दीजिए बेटा, जब मैंने बताया कि संप्रदाय, अब देखिए पंथ निरपेक्ष मतलब वो पंथ के प्रति, संप्रदाय के प्रति निरपेक्ष रहना, यानी कि हम किसी भी पंथ के प्रति जुड़ाव नहीं रखेंगे,
किसी भी पंथ से बेटा क्या नहीं करेंगे, संपर्क नहीं करेंगे। मतलब पंथ से बेटा हमारा वो इंटरेक्शन नहीं होगा, वो जुड़ाव नहीं होगा, वो लिंक नहीं होगा। पंथ। अब बेटा देखिएगा, दुनिया में बेटा अगर आप देखते हैं तो दुनिया में बेटा आपके 3 तरह के आपको देश देखने को मिलते हैं दुनिया में। एक तो बेटा आप देखते हैं नास्तिक राज्य, जिनको बेटा हम अथिस्ट स्टेट कहते हैं, नास्तिक राज्य। एक होते हैं बेटा आपके धर्म तंत्र संबंधित राज्य, जिनको बेटा हम थ्योरेटिक स्टेट बोलते हैं, यानी थ्योरेटिक स्टेट्स। और तीसरा होता है बेटा आपका पंथ निरपेक्ष, यानी कि आपका सेकुलर। सेकुलर, नास्तिक, धर्मतंत्र और पंथ निरपेक्ष। नास्तिक बेटा वो जो ये कहें कि हम तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, वो इज द गॉड, वी डोंट नो। दुनिया में बेटा बहुत से देश हैं, जैसे हम चीन की बात करें, चीन अथिस्ट है। रशिया की बात करें, क्यूबा की बात करें, नॉर्थ कोरिया की बात करें, ये सब बेटा आपके अथिस्ट कंट्री हैं, यानी कि धर्म को ना मानने वाले, रिलीजन को ना मानने वाले। ये बेटा वो लोग हैं जो मार्क्स की आइडियोलॉजी को मानते हैं। और मार्क्स कहा करते थे कि जो धर्म है ना, धर्म, वो बेटा क्या है कि अमीरों के द्वारा गरीबों को चखाई गई क्या है, एक अफीम है। गरीब व्यक्ति हर बात को बेटा क्या करेगा, धर्म से बेटा जोड़ लेता है। उसके जीवन में कोई कष्ट है तो वो ये मानता है ईश्वर की ऐसी इच्छा होगी, मेरे कर्म में कोई गलती होगी, मेरे कोई ना कोई गलती मुझसे हुई होगी जिसका मुझे परिणाम मिल रहा है। वो ये नहीं मानता कि ये कर्म क्यों ऐसे हुए, क्या, कुछ नहीं मानता। वो कहता है ये कहीं ना कहीं मेरी कोई मिस्टेक रही होगी, मेरी कोई गलती रही होगी, ऐसा बेटा वो मानकर चलता है। अंडरस्टूड? तो ये बेटा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मार्क्स आइडियोलॉजी ये कहता है कि धर्म अफीम के समान है। अगला बेटा धर्म तंत्र संबंधित राज्य, जिनको थ्योरेटिक स्टेट्स कहा जाता है। ये स्टेट वो होते हैं, ये राज्य वो हैं जो केवल एक ही धर्म को मानते हैं। ये कहते हैं दुनिया में कोई और धर्म पता को नहीं, मुझे नहीं पता कोई और है या नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं कि दुनिया में कोई और भी धर्म होता है क्या। हमें तो बस एक ही पता है, वो कौन सा, म्यांमार कहता है, हमें एक ही पता है, बुद्ध रिलीजन। भगवान तो केवल कौन है, बुद्ध है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। सऊदी जाओगे वो क्या कहेंगे, हम तो एक ही को जानते हैं, अल्लाह, बाकी और को हमें नहीं पता, आई डोंट नो, वी डोंट नो। एक धर्म को मानने वाला, जैसे म्यांमार बुद्ध रिलीजन को मानने वाला देश है, सऊदी इस्लाम को मानने वाला देश है, रोम क्रिश्चियनिटी को मानने वाला देश है। ये बेटा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ये कहता है, पंथ निरपेक्ष हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे, ना ही धर्म का विरोध करेंगे, हम विरोध भी नहीं करेंगे। यहां तो बेटा क्या है, धर्म का विरोध है। ये कह रहे हैं कि धर्म जो है ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। जो बेटा आपका पंथ निरपेक्ष है वो ये कह रहा है धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं है। राज्य का क्या मसला है धर्म को लेकर, धर्म आपका मसला है, आप घर में पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, सुबह पूजा कीजिए, शाम को दीपक जलाइए, सूर्य को जल चढ़ाइए, है ना, दीपक आप सुबह शाम जलाइए, आप शालिग्राम को स्नान कराइए, आप पानी, जो आपको करना है, यह आपका विषय है, इसमें राज्य का क्या मतलब है। ये बेटा पंथ निरपेक्ष कहता है।
बेटा आप सब लोग बेटा चैट को देखो ही मत ना। मैं देखता हूँ बेटा चैट ऑफ हो जाए तो बेटा अच्छा रहेगी, पर बेटा मुझसे चैट ऑफ होती नहीं है ना। चलिए बेटा आइए, देखो बेटा बिल्कुल भी ध्यान मत दो बेटा, जिन्हें जो करना है बेटा उन्हें करने दो। आप लोग बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जिसके लिए बेटा आप आए हुए हो क्लास में, ठीक है ना। आप बेटा अपना समय वेस्ट मत करो। जो बेटा आज समय को वेस्ट करेगा कल को समय बेटा उसको वेस्ट कर देगा, ठीक है ना। जो बेटा आज अपने समय को यूटिलाइज नहीं करेगा कल को बेटा समय उसको उसको उसका यूटिलाइज नहीं होने देगा, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है बेटा। समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा। तुम बेटा समय का मिसयूज करोगे तो समय बेटा तुम्हारा मिसयूज करेगा। चलिए आइए बेटा। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलें। बेटा अब भी आवाज कम आ रही है क्या आप लोगों को? बेटा क्या अभी भी आवाज कम आ रही है? चलिए आगे चले बेटा, आपका आगे चले बेटा। तो बेटा मैंने कहा पंथ, पंथ निरपेक्ष। तो बेटा पंथ निरपेक्षता के बेटा मैंने कहा कि जब हम पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करते हैं तो पंथ निरपेक्ष राज्य ये कहता है कि हम संप्रदाय के प्रति, पंथ के प्रति निरपेक्ष रहेंगे। निरपेक्ष मतलब तटस्थ रहेंगे। राज्य जो है वो धार्मिक मामलों में, पंथ के मामलों में किसी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा और ना ही राज्य पंथ को स्वीकार करेगा। बस राज्य ये मानेगा कि आपका जो पंथ का यानी कि धर्म का जो आपका रिलेशन है ये व्यक्तिगत मसला है, यानी कि पर्सनल मसला है, व्यक्तिगत मैटर है। इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं है। राज्य इसमें किसी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये बेटा कौन बोल रहा है? आपका पंथ निरपेक्षता बोल रही है, यानी कि आपका सेकुलरिज्म बेटा आपका बोल रहा है। आप कहोगे सर ऐसी पंथ निरपेक्षता, हाँ बेटा ऐसी पंथ निरपेक्षता आपको देखने को मिलेगी कहां बेटा? आपका यूरोप में। चाहे बेटा हम फ्रांस में बात करें, हम बेटा बात करें आपका यूएस में बात करें, वहां भी बेटा आपको ये वाली बेटा आपको देखने को मिलेगी। चाहे बेटा आप फ्रांस की बात करो, चाहे बेटा आप यूरोप की बात करो, सब जगह बेटा आपको ये बात देखने को मिलेगी कि वहां बेटा आपको क्या दिखाई देगा कि धर्म का राज्य से, ये राज्य का धर्म से कोई लेना नहीं होगा। राज्य जो है बेटा आपका धर्म से दूर रहेगा, राज्य से दूर रहेगा। अब आपको सब भारत में क्या है, अगर हम इस परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा से तो हम पंथ निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बेटा राज्य क्या करता है, धार्मिक मामलों में पूरा इंटरफेरेंस करता है। कैसे इंटरफेरेंस करता है? आप देखिए भारत में बेटा हम राज्य की अगर बात करें
तो राज्य धार्मिक मामलों में बेटा पूरा इंटरफेरेंस करेगा, पूरा हस्तक्षेप करेगा। बोलो हाँ या ना? फुल इंटरफेरेंस करेगा राज्य धार्मिक मामलों में। कैसे? राज्य धार्मिक मामलों में बेटा पूरा हस्तक्षेप हमारे यहाँ पे करता है, पूरा बेटा इंटरफेरेंस है। इसका बेटा मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे जैसे लॉ बनाने का आधार हमारे यहाँ बेटा क्या है? धार्मिक आधार है। हम धर्म को देखकर बेटा लॉ बनाते हैं हमारे यहाँ पर। जबकि एक पंथ निरपेक्ष राज्य में लॉ बनाने का आधार सामाजिक न्याय होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, ना कि धर्म होना चाहिए। हमारे यहाँ तो है, आप देखिए, हिंदुओं के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम के लिए अलग लॉ है, क्रिश्चियन के लिए अलग है, पारसी के लिए अलग है, ज्यूस के लिए अलग है। व्हाट इज दिस? ये तो सेकुलर का कोई तरीका नहीं हुआ। सेकुलर में तो क्या कहा जा रहा है? सेकुलर ये कहता है कि लॉ बनाने का जो आधार होगा वो या तो कानून व्यवस्था को बनाना होगा, लोक व्यवस्था को बनाना होगा। मतलब पंथ निरपेक्ष राज्य ये कहता है, अगर बेटा हम पंथ निरपेक्ष राज्य की बात कर रहे हैं तो पंथ निरपेक्ष राज्य ये कह रहा है कि लॉ का आधार, कानून का आधार, लॉ का आधार वो क्या होगा आपका? लॉ का आधार आपका धर्म नहीं बल्कि व्यवस्था, या फिर क्या होगा? या तो व्यवस्था आधार होगा, लोक व्यवस्था इसको आप कह सकते हैं, या फिर सामाजिक न्याय। और कोई आधार नहीं होगा ये बेटा सेकुलर में। जबकि भारत में क्या हो रहा है? भारत में बेटा लॉ का आधार धर्म हो रहा है। तो एक तो हम देखें तो उस पैरामीटर पर जो हम निरपेक्षता की बेटा बात कर रहे हैं, तो उस पैरामीटर पर बेटा हमने खड़े नहीं उतर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, हमारे यहाँ बेटा मैंने क्या कहा, अगर हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य को देखते हैं तो राज्य धार्मिक गतिविधियों में कोई हिस्सा नहीं लेगा। हमारे यहाँ तो बेटा क्या है? राज्य जो है वो धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। राज्य जो है वो धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इसका उदाहरण आप देखिए, हमारे बेटा उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री बेटा भगवा पहनकर बेटा क्या करते हैं? आपका पूरा उत्तर प्रदेश का बेटा संचालन करते हैं। तो अगर भगवा पहनकर बेटा वो उत्तर प्रदेश का संचालन कर रहे हैं तो बेटा हो गया। हम कैसे कह दें, कि हमारे यहाँ बेटा धर्म और राज्य एक बराबर दूरी लेकर चलते हैं, बल्कि ये कहा जाएगा ये तो साथ साथ चल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। राज्य की गतिविधि और बेटा धार्मिक गतिविधि साथ चल रही है। दैट्स वाई। अब बेटा यहाँ पर क्या था, इसका बेटा सॉल्यूशन क्या बोला गया? हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ पर यह बोला जाता है कि भारतीय पंथ निरपेक्षता, यानी कि जो भारतीय पंथ निरपेक्षता वो बेटा पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता वाली नहीं है। हालांकि बेटा इसका विरोध किया जाता है। इसका विरोध ये कहा जाता है कि फिर आप पंथ निरपेक्ष शब्द यूज मत करो। क्या है फिर आपकी पंथ निरपेक्षता? हमारी पंथ निरपेक्षता के बारे में कहा जा रहा है कि क्या है आपकी पंथ निरपेक्षता? हमारी पंथ निरपेक्षता के बारे में कहा जा रहा है कि हमारी जो पंथ निरपेक्षता है वो है सर्वधर्म समभाव वाली, सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली, जो सभी धर्मों को साथ लेकर चले, सभी धर्मों को साथ लेकर चले, वैसी है हमारी पंथ निरपेक्षता। यानी कि धर्म को साथ लेकर राज्य चल सकता है और सभी धर्मों को साथ लेकर चले। तो जब सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली हमारी पंथ निरपेक्षता है तो मतलब
धर्म का विरोध यहां पर नहीं है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि क्यों फिर फालतू में कंफ्यूजन शब्द लिख दिया पंथ निरपेक्ष, बेटर होता क्या लिखते कि हम जो हैं सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोग हैं, सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। क्यों पाश्चात्य और भारतीय अंतर बना रहे हैं? तो सिंपल से बेटा अंत में हम लोग कह सकते हैं पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता धर्म के साथ दूरी रखती है, धर्म के साथ उदासीनता का भाव रखती है, धर्म को व्यक्तिगत मसला मानती है। भारतीय पंथ निरपेक्षता धर्म को साथ लेकर चलती है, सर्वधर्म समभाव के भाव को रखती है, धर्म के साथ किसी तरह का कोई विरोध नहीं करती है, यानी कि सदैव धर्म को साथ लेकर चलने का प्रयास हमारी पंथ निरपेक्षता करती है। तो भारतीय पंथ निरपेक्षता यानी कि जो भारतीय सेकुलरिज्म है, इंडियन सेकुलरिज्म जो है, वो किस बात को लेके चल रहा है? सर्वधर्म समभाव। कि हम सब धर्मों के साथ समान व्यवहार करेंगे, किसी भी धर्म के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, किसी धर्म के साथ हम किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम सभी धर्मों को क्या करेंगे? साथ लेकर चलेंगे, किसी धर्म को हम छोड़ेंगे नहीं। और राज्य की गतिविधि, पहला पॉइंट, राज्य गतिविधि और धार्मिक गतिविधि साथ साथ चल सकती हैं, अर्थात हम विरोध नहीं करेंगे, यानी कि हम इसके अगेंस्ट नहीं होंगे, हम इसका विरोध नहीं करेंगे, हम इसके अगेंस्ट नहीं होंगे। तो ये बेटा क्या है? भारतीय पंथ निरपेक्षता, यानी कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों ही मामलों में हम धर्म को साथ लेकर चलेंगे, रिलीजन को साथ लेकर चलेंगे। एक प्रश्न बेटा 2 बार प्रश्न आ चुका है मेंस के अंदर कि फ्रांस की पंथ निरपेक्षता भारत की पंथ निरपेक्षता से क्या सीख सकती है? ये बेटा प्रश्न आ चुका है। एक प्रश्न बेटा ये भी आ चुका है मेंस के अंदर कि अमेरिका की पंथ निरपेक्षता और भारत की पंथ निरपेक्षता दोनों में मूलभूत अंतर क्या है बताएं। ये बेटा क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, यानी कि 2 बार पंथ निरपेक्षता बेटा ऑलरेडी आपके प्रश्न आ चुके हैं। अंडरस्टूड? चलिए आगे चले। तो ये बेटा हमने बात कही पंथ निरपेक्षता के बारे में, मोन मीन डैट, यानी कि अगर बेटा सिंपल से मैं बात कहूं तो हमने सपस पलग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बेटा इन शब्दावलियों को जाना। आगे बेटा हम बात करते हैं आपका अगला बेटा शब्द है आपका लोकतंत्र और बेटा आपका क्या? गणतंत्र। ये बेटा 2 शब्दावली है, लोकतंत्र और गणतंत्र। इन दोनों शब्दावलियों को बेटा या आगे का जो बेटा प्रेम्बल का जो लेक्चर है बेटा वो हम लोग कल करेंगे। आज का लेक्चर बेटा हम इतने रखेंगे। कल बेटा 1 बजे इसी समय प्रस्तावना पार्ट 2 हम लोग बेटा करेंगे, जिसमें लोकतंत्र गणतंत्र साथ ही भारत राज्य का उद्देश्य इसको भी करेंगे और बेटा उसको पूरा हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। साथ ही प्रेम्बल से संबंधित जो बेटा डिस्प्यूट्स हैं उनको बेटा हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। एक बेटा मैं आपको जानकारी दे दूं, एक सूचना आपको दे दूं मैं। सूचना बेटा ये है कि बेटा यूपीएससी 2026-27 की बेटा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेटा बहुत अच्छा ऑफर बेटा आपका अनअकैडमी पे आया हुआ है। मात्र 19,999 में बेटा आपको
पूरा बेटा यूपीएससी का 1 ईयर का बेटा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और जिसमें बेटा 12 मंथ का बेटा फ्री एक्सटेंशन बेटा इसके अंदर आपको मिल रहा है। यानी कि 1 ईयर प्लस बेटा 12 मंथ का बेटा आपको एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। साथ ही बेटा अगर आप मेंस की बेटा क्लास अभी मेंस की बेटा आप तैयारी कर रहे हैं, मेंस आपका प्री का आपकी पॉसिबिलिटीज लग रही है और मेंस बेटा आप देने वाले हैं, तो बेटा मेंस का बेटा पूरा जो है आपका मात्र 5,999 बेटा आपका अवेलेबल है। और बेटा ये जो है ऑफर जो है बेटा ये कल तक है, इसको बेटा मौके को आप ना चूकें। और बेटा हमारे ऑप्शंस पेपर भी आपके शुरू हो गए हैं, तो बेटा प्लीज़ सब कहूँगा कि जो भी इसका लाभ उठाना चाहें बेटा उस लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे 1 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।